नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता है आज की वीकेंड लर्निंग क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रेडिंग से हटके है। ट्रेडिंग की जो क्लासेस हैं हम रिज्यूम करेंगे आने वाले वीक्स में। बट आज का टॉपिक ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ पर्पज़ से। जी हाँ दोस्तों, आज हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट के ऊपर पढ़ने वाले हैं कि इस गिरती हुई मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट का प्लान कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि कॉन्टिन्यूसली पिछले 1-2 हफ्तों से मार्केट गिरी जा रही है। मार्केट में एक अच्छा हेल्दी करेक्शन हो रहा है एंड ये रिक्वायरमेंट भी है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ फॉरएवर नहीं बढ़ सकती। ये एक नेचर का लॉ है, ये साइक्लिक नेचर है कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाती है वो नीचे भी ज़रूर आती है। मार्केट अगर आपकी ऊपर जा रही है स्लो एंड स्टडी तो वो नीचे भी ज़रूर आएगी। जितने लोग यहाँ बाय करके रखे हैं वो प्रॉफिट बुक भी करेंगे। मार्केट में शॉर्टर्स भी हैं, जिन्होंने पहले बाय करके रखा हुआ है, वो बेचेंगे भी अपने स्टॉक्स को। तो मार्केट में ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। मेजर लोगों का आपने देखा होगा पोर्टफोलियो इस टाइम पर रेड हो चुका है एंड इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो दोस्तों, अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी है, किसी कोई पर्सपेक्टिव लेके इन्वेस्टमेंट करी है ना, आप कोई भी ABC स्टॉक उठा लीजिए, रिलायंस उठा लीजिए या निफ्टी 50 कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, जो भी स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से कुछ इन्वेस्टमेंट की है तो एटलीस्ट आपको 1-2 साल 3 साल 4 साल उनको देने पड़ेंगे स्टॉक्स को। ऐसा नहीं है आपने आज एक स्टॉक को बाय कर लिया, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये 2 मंथ्स में मेरे को जैकपॉट दे देगा। ऐसे बहुत रेयर होते हैं स्टॉक्स। वो बाय लक आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट में आपको टाइम स्पेंड करना मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी है। आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। आपने दोस्तों सुना होगा बहुत ज़्यादा कि मार्केट में टाइम देना बहुत ज़रूरी है रादर देन टाइम को पिन पॉइंट करना। ठीक है कि टाइम स्पेंड करो। देखो, एवरेज रिटर्न्स तभी बनेंगी। कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, वो ओवर वैल्यू हो चुका है, तो उसके अंदर करेक्शन आएगी, एक लिक्विडिटी बनेगी उसके अंदर, तभी जाके वो दोबारा बढ़ना स्टार्ट होगा ना। मार्केट में जितने भी स्टॉक्स हैं वो पहले बढ़ेंगे, ठीक है, देन हम बोलते हैं कि वो ओवर वैल्यू हो चुके हैं, उनकी लिक्विडिटी ख़त्म हो चुकी है, नए बायर्स नहीं आ रहे, तो वो स्टॉक्स गिरेंगे। जब वो स्टॉक्स गिरेंगे, उनकी लिक्विडिटी बनेगी, बायर्स को वो स्टॉक अट्रैक्टिव लगेगा। जिन्होंने पहले उस रैली को मिस किया होगा वो वेंटर करने की ट्राई करेंगे, तो स्लो एंड स्टडी वो स्टॉक ऊपर जाएगा। फिर एक टाइम आएगा जब वो स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई छोड़ के ऊपर की साइड फिर से निकल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे बनते हैं आपके रिटर्न्स। एक स्टॉक में क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके 100% रिटर्न, 200% रिटर्न्स। इन चीज़ों में टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। आइदर आप फंडामेंटल फॉलो कीजिए या टेक्निकल फॉलो कीजिए, बट आपको मार्केट टाइम देना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी में एक चीज़ आ जाती है कि जब भी एक बुल मार्केट आती है, मतलब आपके इंडेक्सेस जो होते हैं मेनली निफ्टी एंड सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी, जब ये बढ़ते हैं तो स्टॉक्स बढ़ते हैं। बुल रन में क्या होता है, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सारे रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेशली खुश हो जाते हैं कि हाँ यार, मार्केट तो बहुत अच्छी है, पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी बियर मार्केट में पैसा लगाना पसंद नहीं करता। सबको लगता है कि यार मार्केट गिर रही है, शेयर्स गिर रहे हैं, पैसा मत लगाओ। चढ़ती हुई मार्केट में सारे पैसा लगाना पसंद करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक चेन इफेक्ट मिल जाता है मार्केट को। इंडेक्स भी आपके बढ़ जाते हैं एंड शेयर्स भी बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, बेकार से बेकार शेयर्स भी आपके इस टाइम पे बढ़ जाते हैं। चलो, निफ्टी शेयर्स की हम बात अलग से करेंगे, वो अच्छे स्टॉक्स हैं, बट आपने देखा होगा जो शेयर का आपने कभी नाम सुना भी नहीं होगा, वो भी बुल रन में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए, ये सब बढ़ते हैं बुल रन के टाइम पे, तो आपको अच्छा टर्न मिलता है। जैसी बियर मार्केट आती है ना, लोग फियर में आ जाते हैं। मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं इस टाइम पे। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस है एंड आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, अगर वो हिट होता है ठीक है, बट कभी भी किसी स्टॉक को डर के नहीं निकालना। अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका रिस्क भी आपको उठाना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में लोग क्या करते हैं, हाँ यार यहाँ तो फ्री का पैसा मिल रहा है। यहाँ फ्री का पैसा नहीं है दोस्तों, आपको एक कैपिटल पे रिस्क उठाना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में 1 लाख रुपीज़ लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, तभी रिटर्न कमाओगे ना। लोग बोलते हैं FD सेफ है, FD सेफेस्ट है। कहीं ना कहीं FD में भी आपको बैंक पे एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है। कल को अगर बैंक को कुछ होगा तो आपकी FD का क्या होगा। बैंक भी दोस्तों मैक्स टू मैक्स, जितना मेरे नोन में है, 5 लाख तक की इंश्योरेंस करता है आपकी FD की। अगर आपकी उससे ज़्यादा FD है तो आपको वापस मिलेगी नहीं मिलेगी, इन केस ऑफ मिस कोई गारंटी नहीं है। तो लाइफ में हर एक पॉइंट पे आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपको फ्री में हमेशा कुछ मिलता रहेगा, एंड स्पेशली इन स्टॉक मार्केट। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड बियर मार्केट आ चुकी है,
तो इसमें क्या होगा, जितने आपके शेयर्स होंगे सब गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत लोगों का क्राइटेरिया क्या होता है कि वो नीचे के लेवल पे शेयर्स को उठाना स्टार्ट कर देते हैं कि वो शेयर गिर रहा है जी, उसको उठाना स्टार्ट कर दो। वो क्या यूज़ करते हैं कि यार ये शेयर सस्ता हो चुका है, कोई भी स्टॉक का नाम ले लेते हैं, ABC शेयर हो गया, XYZ शेयर हो गया, ये स्टॉक तो जी गिर रहा है, स्टॉक 1000 से 800 आ चुका है जी, हम इसे बाय कर लेते हैं। चलो ठीक है, आपने एक स्टॉक को बाय कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, मार्केट और गिर गई, वो शेयर और गिर गया, शेयर कितने पे आ गया, 500 पे। लोग बोलेंगे हाँ यार 500 पे आ गया, चलो एवरेजिंग स्टार्ट कर देते हैं। लोग ना ये एवरेजिंग वर्ड को इतना मिस यूज़ कर चुके हैं ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। एवरेजिंग के नाम पे लोग अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, सारी लाइफ की जमा पूंजी सब लगा देते हैं एक स्टॉक के अंदर। वो एवरेजिंग करते जाते हैं। एवरेजिंग करने से उनको फीलिंग आती है कि हाँ यार उनको एक अच्छा रेट मिल रहा है। दोस्तों एवरेजिंग करना बुरी नहीं, एवरेजिंग इज़ अ गुड थिंग, बट किस वे में करनी चाहिए लोगों को नहीं पता। वो सारा पैसा अपना लगाते जाएंगे। एंड दोस्तों मेरा सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में एक स्टॉक कहाँ तक जा सकता है? वो स्टॉक ज़ीरो भी हो सकता है। किसने बोला कि यार ये स्टॉक कभी ज़ीरो नहीं होने वाला? दोस्तों अच्छे से अच्छा स्टॉक भी बहुत हाई रेट से ज़ीरो पे आ सकता है विद इन फ्यू डेज। बिकॉज इन द एंड तो है तो बिजनेस ही ना, पीछे तो एक बिजनेस रन कर रहा है। बिजनेस को अगर कुछ हो गया है, प्रमोटर कुछ हो गया, या बायर इंटरेस्टेड नहीं हो स्टॉक में, तो इतनी पावर है मार्केट के अंदर कि उस स्टॉक को ज़ीरो कर सकती है। तो अगर वो स्टॉक गिरता ही जा रहा ना, आप पैसा लगाते जा रहे हैं, क्या करोगे अगर वो स्टॉक 10 रुपीज़ का हो गया, 0 रुपीज़ का हो गया, वो पेनी स्टॉक बन गया? आपकी तो सारी लाइफ इन्वेस्टमेंट चलेगी ना। फिर आप बोलोगे स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, यहाँ पैसा नहीं बनता, यहाँ तो पैसा डूब जाता है। बिकॉज आप ब्लाइंडली एक स्टॉक के अंदर आके पैसा लगाए जा रहे थे। आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट खत्म कर चुके, एंड जब वो स्टॉक हल्का हल्का बढ़ना स्टार्ट हो, आपके पास पैसे ही नहीं थे। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये स्टॉक गिर गया, चलो जी कोई बात नहीं, ये स्टॉक 500 से 20 रुपए का आ गया, कोई बात नहीं जी, पैसा तो हमारा लगा हुआ है, कभी ना कभी तो बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा? अगर कोई स्टॉक 500 से 20 आया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये दोबारा 500 होएगा कभी ना कभी। उसको 500 पे पहुंचने पे पता नहीं कितने साल लग जाने हैं, बिकॉज मार्केट में सेलिंग इज़ ऑलवेज फास्ट, बाइंग ऑलवेज स्लो। सेलिंग में लोग पैनिक करते हैं, फटाफट अपने पोर्टफोलियोज निकालते हैं, बट बाइंग में लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, एंड ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है। स्लो एंड स्टेडी रिटेल इन्वेस्टर्स का, HNIs का, FIs का, DIs का, सबका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है स्टॉक के अंदर। स्टॉक करेक्ट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा गिरता है, फिर बढ़ता है, बहुत स्लो एंड स्टडी होता है। अब आप इस टाइम होराइजन को मान लीजिए, एक स्टॉक को गिरने में मुश्किल से आप मान के चलिए सिर्फ 3 to 4 मंथ्स लगे, कंप्लीटली 520 आ गया वो, एंड 20 से वापस 500 होने में उसने 5 साल लगा दिए, 6 साल लगा दिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 6-7 साल के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट फंस चुकी है, एंड 7 साल के बाद आपकी जो रिटर्न है कितनी होगी? वो यहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी, यहाँ और एवरेजिंग करी, इस पॉइंट पे एवरेजिंग करी, इस पॉइंट पे एवरेजिंग करी, चलो एवरेज पॉइंट में मान लेता हूँ समवेयर अराउंड आपका आ गया यहाँ पे 100 रुपीज़ पे, समवेयर अराउंड इस लेवल पे। 5-6 साल बाद भी जब आप ब्रेक इवन करेंगे, वापस 100 रुपीज़ पे आएंगे, तो आपने तो रिटर्न 0% ही कमाया ना। तो फ़ायदा क्या हुआ इस इन्वेस्टमेंट का? इससे अच्छा तो FD में डाल देते हैं, FD में कम से कम साल का 6 से 7% तो मिलता है, और अब तो FD रेट और भी अच्छे हुए हैं। तो थिंग इज़ दोस्तों कि अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा टेक्निकली चीज़ों को समझें कि ये चीज़ें वर्क कैसे कर रही है। इन द एंड तो रिटर्न कमाना है ना, चाहे आप ट्रेडर हैं चाहे आप इन्वेस्टर हैं, हम सबका पर्पस एक ही है कि हमने मार्केट से रिटर्न कमाना है। किसी एक स्टॉक से अटैचमेंट नहीं रखनी फॉर एवर कि हाँ ये स्टॉक तो फॉर एवर मेरे साथ है। उस स्टॉक के फंडामेंटल को समझिए, टेक्निकल को समझिए, अपने एनालिसिस करिए, फिर पैसा लगाइए। तो दोस्तों क्वेश्चन यही आ जाता है कि अब क्या करें फिर? क्योंकि देखो शेयर्स की प्रोबेबिलिटी हमने देख ली कि यार वो ज़ीरो हो सकता है। शेयर्स यस दे कैन बी ज़ीरो, ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं हुआ कि शेयर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, अच्छे से अच्छा स्टॉक भी ज़ीरो हो सकता है। आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वर्स्ट के सिनेरियो मानना पड़ेगा। जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, हर शेयर का एक स्टॉप लॉस पॉइंट ज़रूर रखें। दोस्तों आपने स्टॉप लॉस वर्ड ट्रेडर के वर्ड से हमेशा सुना होगा, ट्रेडर के मुंह से, कि यार एक ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस लगा के रखता है। वो क्यों लगा के रखते हैं? कि इन केस ऑफ अ मिसहैप, मार्केट अगर उसके अगेंस्ट चली गई तो वो छोटा सा लॉस देके निकल जाएगा। तो सेम चीज़ आप इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं कर सकते? मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आपको उम्मीद है यार ये शेयर मेरे को 2 गुना 3 गुना रिटर्न दे जाएगा, चलो ठीक है।
बट इसके पीछे रिस्क कितना इन्वॉल्व है? 100 का आप ज़ीरो करने के लिए रेडी हैं? मेरे अकॉर्डिंग आई गेस कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अपनी पूरी कैपिटल लगा दी एंड वो चाहेगा कि उसका शेयर ज़ीरो भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर इस पास इतना ब्लाइंड पैसा है तो ठीक है, बट मेरे पास नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो आपको इस पे भी एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे मान लीजिए 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा लीजिए कि यार अगर ये शेयर मेरे अगेंस्ट 70 रुपीज़ तक आ गया तो कितना लॉस, 30 रुपीज़ का लॉस देख के मैं शेयर से एग्जिट कर जाऊंगा। बट आप बोलोगे कि यार अगर वापस ये ऊपर की तरफ घूम गया तो कोई बात नहीं ना। अगर ये शेयर अच्छा है, अगर इस शेयर में पोटेंशियल है तो वो 100 को दोबारा क्रॉस ज़रूर करेगा, ये लिख लीजिए मेरी बात को। ऐसा नहीं है कि अगर वो शेयर अच्छा है एंड ऊपर नहीं जा रहा, आज के लिए 30 रुपीज़ का लॉस एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि देखो दो प्रॉबिलिटीज़ हैं। आइदर वो शेयर 100 से पहले 70 आया, अब दो प्रॉबिलिटीज़ हैं, आइदर वो 70 से दोबारा ऊपर 100 पे जाएगा या फिर 70 से और नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, 40 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर आपने इस पॉइंट पे इसको बुक कर लिया, इसको लॉस दे के निकाल दिया एंड वो शेयर और गिरता गया, तो आप सेफ हो गए ना। आपने मार्केट में छोटा सा लॉस दे दिया कि चलो आपके एनालिसिस गलत हो गए, कुछ भी थे, एंड आप इस इन्वेस्टमेंट से निकल चुके। अगर वो शेयर घूम के दोबारा ऊपर जाता है तो रिग्रेट नहीं करना कि ये मैंने मिस कर दिया। दोबारा वो 100 पे आ रहा है ना, तो आपने पहले बाई कब किया था? 100 पे बाई किया था, दोबारा 100 पे आ चुका है तो दोबारा बाई कर लो। अगर शेयर अच्छा है तो 100 के ऊपर चला जाएगा, टाइम नहीं स्पेंड करेगा ज़्यादा, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, शेयर ने रिटर्न देनी है दे देगा। तो 100 पे बाय किया, दोबारा बाय कर लीजिए। सिर्फ एक बार 30 रुपीज़ का लॉस दिया ना आपने, 100 का शेयर 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, आपको रिटर्न तो देके जाएगा ना। चलो 100 की चीज़ दोबारा 70 पे आ गई, फिर लॉस देके निकाल दीजिए। 30 रुपीज़ का लॉस फिर दे दिया, टोटल आपने 60 रुपीज़ का लॉस दे दिया। ये चीज़ अगर बार बार हो रही है कि शेयर 100 पे जाता है वापस नीचे आ जाता है, तो शेयर को छोड़ दीजिए फॉर टाइम बिंग। अभी मत चीरिए ना इन्वेस्टर्स के अंदर, बिकॉज शेयर अच्छा है तो 100 का लेवल छोड़ के निकल जाएगा, बार बार नीचे नहीं आने वाला आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई कीजिए, लॉस छोटा छोटा देते जाइए, जिस दिन आपको रिटर्न मिलेगा बड़ा रिटर्न मिलेगा। एंड अगर वो शेयर रिटर्न नहीं दे रहा आपको, छोड़ दीजिए शेयर को। दोस्तों मार्केट में हम यही करते हैं ना कि हमारी साइकोलॉजी स्वयं बिल्ड हुई हुई है इन्वेस्टर्स की, कि हम क्या करते हैं, हमें हल्का सा प्रॉफिट दिखता है ना, अगर अपना हमें कुछ भी हल्का सा प्रॉफिट दिखा उसी टाइम उसको बुक कर लेते हैं। ग्रीन कलर हमसे बर्दाश्त नहीं होता, एनी फैक्ट है, ग्रीन कलर देखते हैं हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है कि यार प्रॉफिट आ रहा है निकाल लो। मार्केट बहुत से एक सेइंग है कि यार राइड योर विनर्स, मतलब आपके जो विनर्स हैं, आपके जो प्रॉफिट्स, उनको राइड करो ना। 100 को 200 होने दो, 200 का 300 होने दो, इतनी जल्दी क्या है बुक करने की। एंड लोग क्या करेंगे, जब लॉसेस होते हैं ना, जब उनको दिखता है पोर्टफोलियो में -100, -1000, किसी को तो -1 लाख तक दिखते होंगे पोर्टफोलियो में, वो उसको होल्ड कर लेंगे। मेरे को समझ नहीं आता पीछे क्या लॉजिक, क्या क्या उनके माइंडसेट चल रहा है, बट आप लॉसेस को होल्ड क्यों कर रहे हो? वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट उसे रिकवर कर जाएगा? आपका टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है ना दोस्तों। टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है जो हर कोई इग्नोर कर देता है। सब बोलते हैं आज नहीं तो कल रिकवरी हो जाएगी, कब होगी? आप देखो, सीधी सी बात है, आपको नहीं पता कब रिकवरी होने वाली है। 2-3 साल अगर शेयर ने रिकवरी नहीं नहीं दी तो आपका पैसा तो फंस गया ना। इससे अच्छा एफडी में पैसा लगा देते हैं, रिटर्न तो जीरो बन गया आपकी शेयर्स में। तो आपको जब एक छोटा सा लॉस दिखता है, अपना डिफाइंड रखो कि यार एक शेयर में मैं इतना मैक्सिमम लॉस कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। उस पॉइंट पे उस शेयर को निकाल दीजिए प्लीज़। रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने लॉसेस को होल्ड मत कीजिए, उनको बढ़ने मत दीजिए, प्रॉफिट्स को होल्ड करें ना। शेयर अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है, आप ट्रेल करते चलिए। आपको मान लीजिए 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, आप ट्रेल करके 500 पे ले आइए कि यार अगर ये शेयर घूम के वापस 500 पे आ गया ना, मेरे को 500 का प्रॉफिट दिखा रहा है, मैं तब निकाल दूंगा। एटलीस्ट आपने अपना 500 रुपीज़ का प्रॉफिट लॉक कर लिया। प्रॉफिट्स को लॉक करना स्टार्ट करिए, जैसे जैसे शेयर ऊपर जाता जाएगा प्रॉफिट्स को लॉक करते जाइए। आपका प्रॉफिट 1000 से 10,000 हो गया एक शेयर में, इसको 5000 पे लॉक कर दीजिए कि मिनिमम तो 5000 में घर लेके आऊँगा अगर ये शेयर रिवर्स कर जाता है। दोस्तों ऐसे होती है इन्वेस्टमेंट। एक ट्रेडर का माइंडसेट इसी चीज़ों में काम करता है, एंड यही ट्रेडर माइंडसेट मैं इन्वेस्टमेंट में भी यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर जाती हैं। अगर आपने मेरी इन्वेस्टमेंट्स की एनालिसिस देखनी है तो मंथ के एंड में वीडियोस डालता हूँ, उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आपको यहाँ पे एज देता है कि अपने लॉसेस को छोटा रखिए और प्रॉफिट्स को बड़ा रखिए।
लोग गलती ये करते हैं कि लॉस को होल्ड कर जाते हैं कि आज नहीं तो कल ये बढ़ जाएगा, कभी तो रिकवरी आ जाएगी। बट प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप अपने कैपिटल, अपनी हार्ड अर्न मनी को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं लिटरली। तो दोस्तों, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि यार चलो ठीक है, शेयर्स में हमने देख लिया कि यार ज़ीरो हो सकते हैं। क्या कुछ ऐसा भी है जो कभी ज़ीरो नहीं होता? यस। मैंने अपनी पिछली लर्निंग वीडियोस में आपसे डिस्कस किया था कि इंडेक्स एक ऐसी चीज़ है जो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, बहुत अल्ट्रा रेयर है। इंडेक्स बोलते किसे? इंडेक्स एक क्लासिफिकेशन है। सिंपली एक इंडेक्स की बात करें जो है हमारा निफ्टी 50, इसकी डेफिनेशन ही यही है कि ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उनकी वैल्यू को जस्टिफाई कर रहा है। टॉप 50 कंपनीज़। अब ऐसा नहीं है टॉप 50 कंपनी सेम रहती हैं, ईयरली क्वार्टरली या जब भी एक्सचेंज करता है तो इनकी रीबैलेंसिंग करता रहता है। कोई कंपनी फिट नहीं है तो वो बाहर चली जाती है, न्यू कंपनी इन हो जाती है। टॉप 50 मतलब क्रीम लेवल की कंपनीज जो इंडिया की, जिसे हम बोल देते हैं ब्लू चिप कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज। अब टॉप, आप खुद एक बात सोचिए, टॉप 50 कंपनीज का इकट्ठे ज़ीरो होना ये कब पॉसिबल है? दोस्तों ये केस आप मान के चलिए तभी पॉसिबल है अगर इंडिया पे कोई वॉर हो जाए, गॉड फॉरबिड इंडिया पे कुछ कैलेमिटी आ जाती बहुत बड़ी, लाइक कोई वॉर हो चुकी है या इंडिया ख़त्म हो चुका है। चलो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट आपको एक पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ती है। जब सब खत्म हो रहा है तो फिर आप भी पैसे क्या करेंगे? देखो सीधी सी बात है कि जब सब खत्म हो चुका है तो उस टाइम पे मनी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बट चलो, गॉड फॉरबिड ऐसा टाइम कभी आएगा नहीं। बट इस केस में हम ये मान के चलते हैं कि यार इंडेक्स कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, शेयर ज़ीरो हो सकते हैं, बट आपका निफ्टी 50 जो आपका इंडेक्स है ये ज़ीरो नहीं हो सकता। आपके इंडेक्स ज़ीरो नहीं हो सकते। एंड ऐसे ही कितने इंडेक्स हैं हमारे पास? निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, सेंसेक्स है। सेंसेक्स आपका बीएससी से है, निफ्टी आपका एनएससी से है। कितने सारे इंडेक्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप इनमें इन्वेस्टमेंट करिए ना। हम इंडेक्सेस में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट होती है। किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी करनी है, मैं रिकमेंड करूंगा कि यार इंडेक्स में पैसा लगाओ, बिकॉज इंडेक्स एक इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज ग्रो करेंगी, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज ग्रो करेंगी तो आपका निफ्टी ग्रो करेगा, आपका इंडेक्स ग्रो करेगा। ये एक डायरेक्ट रिलेशन है कि इंडिया ग्रो कर रहा है तो आपकी टॉप 50 कंपनीज मतलब ग्रो कर रही हैं, इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, टॉप 50 कंपनीज ग्रो कर रही हैं, तो यस आपका जो निफ्टी है वो भी ग्रो कर रहा है, तो आप इंडेक्स से पैसा लगाइए। बट अब क्वेश्चन आ जाता है कि यार इंडेक्स में पैसा कैसे लगाएं? क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसे स्टॉक मार्केट में जाकर इंडेक्स को बाय नहीं कर सकते। अगर मैं आपको यहाँ पे काइट का ही दिखाऊं, मैं यहाँ पे सपोज चलो निफ्टी टाइप कर देता हूँ, क्या मेरे को अब बाय ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा, मैं इंडेक्स को ऐसे बाय नहीं कर सकता। बट इंडेक्स को बाय करने के यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो दोस्तों, ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो निकल के आता है वो है हमारा ETF। यस, यही हमारा आज का एक मेन टॉपिक है जो आपसे डिस्कस करना चाहता था। दोस्तों, ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ऐसे फंड्स, ऐसे म्यूचुअल फंड्स या ऐसे फंड्स जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होते हैं। दोस्तों, आपने म्यूचुअल फंड सुने होंगे। म्यूचुअल फंड्स क्या है कि एक फंड मैनेजर होता है जो पैसा पूल इन करके लोगों से अपने बिहाफ पे अपनी एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करता है शेयर्स के अंदर। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में क्या, हम उसे पैसा देते हैं, वो हमारा पैसा इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट के अंदर एंड हमें रिटर्न्स मिलती जाती हैं। बट म्यूचुअल फंड्स में क्या है, म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगाते हैं, आपको एक NAV साइन हो जाती है, आपको यूनिट्स मिल जाते हैं। आप इमीडिएटली म्यूचुअल फंड्स को सेल नहीं कर सकते। अगर आपने आज बाई की है तो आप पहले दिन ख़त्म होगा, देन उसकी NAV डिसाइड हो जाती है, देन आपको यूनिट्स लॉट होते हैं 2 दिन बाद, देन आपको अगर सेल करना है तो आप रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे, देन 2 से 3 दिन उसमें लग जाते हैं सेल होने में, देन NAV जो निकल के आते हैं उसके अकॉर्डिंग सेल होते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या है, अगर आप शेयर्स बाय करते हैं, आप इमीडिएटली बाय करके इमीडिएटली सेल भी कर सकते हैं, आप उन्हें ट्रेड भी कर सकते हैं, इमीडिएट बाय सेल। ETF दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देता है कि ऐसे फंड्स जो ओपनली एक्सचेंज पर ट्रेड हो सकते हैं। तो अगर कोई ETF है जो निफ्टी से लिंक्ड है, इट मीन्स कोई ETF निफ्टी को फॉलो कर रहा है। निफ्टी का कोई ETF लगा लीजिए, जैसे जैसे निफ्टी ग्रो करेगा उसका ETF भी ग्रो करेगा। ETF एक अलग से आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा।
आप इमीडिएटली उसको बाय भी कर सकते हैं एंड जिस पॉइंट पे आपको लगा कि यार निफ्टी गिरने वाली है आप उसे सेल कर सकते हैं। आप ईटीएफ के अंदर ट्रेड भी कर सकते हैं। दोस्तों ईटीएफ मल्टीपल टाइप्स के आपको मिल जाएंगे, बट जनरली ईटीएफ इंडेक्स बेस होते हैं। जैसे आपका निफ्टी बेस ईटीएफ हो सकता है, बैंक निफ्टी बेस ईटीएफ हो सकता है, वो गोल्ड ईटीएफ भी मिल जाते हैं। कोई कहता है मेरे गोल्ड पे पैसा लगाना है, बट कैसे लगाएं? बहुत तरीके हैं, आप फिजिकल गोल्ड परचेज कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड ऑप्शन है आपके पास, बट आपके पास गोल्ड ईटीएफ का भी ऑप्शन है। वो क्या है? वो ईटीएफ बैक्ड है बाय गोल्ड। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ता जाएगा वो ईटीएफ का प्राइस भी बढ़ता जाएगा, वो गोल्ड से लिंक्ड है। तो आप गोल्ड के रिटर्न्स यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। बट हमारा मेन फोकस होने वाला है निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के ईटीएफ। बिकॉज अगर हमने देखा कि इंडेक्स कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इट मीन्स इनके जो ईटीएफ हैं ये भी ज़ीरो नहीं हो सकते। गिरती हुई मार्केट में ईटीएफ एक्यूमुलेट करना सबसे बेस्ट चीज़ होती है। जैसे जैसे मार्केट गिर रही है आप इसके अंदर एवरेजिंग करिए ना। एंड एवरेजिंग भी ब्लाइंडली नहीं, प्रॉपर टेक्निक यूज़ कीजिए। आप इधर चार्ट्स देखिए या परसेंटेज वाइज, वो दोनों टेक्निक्स हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। बट इसमें एवरेजिंग करिए, बिकॉज ईटीएफ आज नहीं तो कल कभी ना कभी ग्रो कर जाएगा, बिकॉज ये ज़ीरो नहीं हो सकते। एंड जब ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे अच्छे खासे। जब इसमें रिटर्न्स आ जाएंगे तो आप ईटीएफ को सेल करके वापस अपने शेयर्स के अंदर पैसा लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए ये मेरा पर्सपेक्टिव है। दोस्तों देखो, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। किसी को शेयर्स में पैसा लगाना पसंद है, वो शेयर्स में लगा सकता है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैं जस्ट आपको एक ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट कैसे करी जा सकती है। कि गिरती हुई मार्केट में आप ईटीएफ में पैसा लगाइए, बढ़ती हुई मार्केट में आप शेयर से पैसा लगाइए। इस वे में अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं आप। अब ईटीएफ में पैसा कैसे लगाना है? आपको ईटीएफ सर्च करने हैं। मैं आपको अगर काइट पे दिखाऊं, आप लिखिए यहाँ पे SETF। अब आपको दिखेंगे यहाँ पे मल्टीपल ईटीएफ आ रहे हैं, SBI ETF निफ्टी 50, SBI ETF निफ्टी बैंक, बहुत सभी इंडेक्सेस के आपको यहाँ पे ईटीएफ दिख रहे होंगे। आपको जौन सा अच्छा लगता है उसमें आप काम कर सकते हैं। अब इनको अगर मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके दिखाऊँ आपको तीनों को, यहाँ पे देखिए सबकी एक वैल्यू आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो निफ्टी 50 का ETF है, इसका मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया एंड मैं यहाँ पे इसका मंथली चार्ट खोल लेता हूँ। कंपैरिजन करने के लिए मैं यहाँ पे दो चार्ट खोल लेता हूँ। एक साइड हम खोलेंगे निफ्टी 50 का मंथली चार्ट और एक साइड खोलेंगे ETF का मंथली चार्ट। दोस्तों दोनों चार्ट्स को कंपेयर करिए। आपको लगता है ये दोनों चार्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है? जिस वे में निफ्टी ऊपर जाता है नीचे आता है, सेम वे निफ्टी का ETF उस वे में बिहेव करता है। निफ्टी की वैल्यू कितनी है? 19047 एंड ETF की वैल्यू क्या है? 199। तो ये निफ्टी के कोरिलेशन में ही चलता है। निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। तो दोस्तों आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको बाय का ऑप्शन आएगा, लॉन्ग टर्म में जाके अपनी क्वांटिटी पंच इन करिए, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इट्स एज ईजी एज इट लुक्स। कि इतना आसान है इन्वेस्ट करना। निफ्टी बैंक का उठा लीजिए। अब इसी के ऊपर दोस्तों बात आ जाती है कि ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट किस वे में करी जाए। तो मैं यहाँ पे आपसे दो टेक्निक्स की बात करूँगा, आपको जौन सी अच्छी लगती है उस वे में कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट टेक्निक सबसे सिंपल है। ये उनके लिए है जो चार्ट्स देखना नहीं पसंद करते, जिनको चार्ट से कोई मतलब नहीं है, बट आपको अपना पोर्टफोलियो देखो एनालाइज करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। इसके अंदर क्या है? सपोज आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको कुछ एक पर्टिकुलर प्राइस पे, लेट से आपने 100 पे इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। आपने 100 पे कुछ ETF बाय कर ली, कुछ क्वांटिटी बाय कर ली। जब भी ये ETF 2% ड्रॉप हो जाएगा, मतलब अपनी वैल्यू से, अपनी पोर्टफोलियो वैल्यू से ये 2% गिर जाएगा, आपको नेट चेंज के अंदर दिखेगा -2% या उससे ज़्यादा। जब भी 2% गिर जाए आप और पैसा डाल दीजिए। अब दोस्तों इसके अंदर फिर वही बात आ जाती है कि अब ऐसा नहीं है आपको मंथली SIP की तरह चलाना है। इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा कि यार जब भी 2% गिरा मेरे को पैसा लगाना है इसके अंदर। सपोज आपने इनिशियली यहाँ पे 10,000 लगाए थे, अब वो 2% ड्रॉप हो चुका है तो अपने 10,000 रुपीज़ और लगा दीजिए। 2% और गिरा तो 10,000 रुपीज़ और लगा दीजिए। हर 2% के फॉल पे आप 10,000 रुपीज़ लगाते जाइए। तो अमाउंट को इस वे में रखने कि आप मल्टीपल टाइम अगर वो गिरता है तो उस टाइम लगा सकते हैं अपना पैसा। सारा पैसा एक साथ मत लगाइए। अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, उसे डिवाइड कर लीजिए 5-5, 10-10,000 के बैचेस में। हर 2% के फॉल पे इन्वेस्ट करते जाइए। 2% गिरा
और इन्वेस्ट कर दिया। इससे क्या होगा, आपको एक बहुत अच्छी एवरेज मिल जाएगी ईटीएफ के अंदर, एंड क्योंकि ज़ीरो नहीं हो सकता, तो जब वो चीज़ बढ़ना स्टार्ट होगी, जब ईटीएफ आपके बढ़ने स्टार्ट होंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स देके जाएंगे। एंड जब आपको उसके अंदर रिटर्न अच्छा मिल जाए, चाहे आपको उसके ऊपर 12% से ऊपर अगर रिटर्न भी मिल रहा है, दैट्स मोर देन इनफ। उसको रिमूव करके आप अपने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं या उसे और होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स देखो चीज़ ऐसी है, वो ग्रो करती ही रहेगी, तो इंडेक्स के साथ आपका पैसा ग्रो करता रहेगा। आप इस वे में इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं कि ईटीएफ के अंदर पैसा आपका इस वे में सेफ भी रहता है थोड़ा सा, क्योंकि देखो शेयर्स का मैंने आपको बता दिया, शेयर ज़ीरो हो सकते हैं, बट ईटीएफ की ज़ीरो सेम चीज़, बहुत अल्ट्रा रेयर है कि वो ज़ीरो हो जाएगी। तो आपने पहली टेक्निक देख ली कि हर 2% के फॉल पे आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाइए करते जाइए। सेकंड टेक्निक, थोड़ी सी आपको चार्ट देखने पड़ेंगे, बट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इनफैक्ट ये मेरे को ज़्यादा इजी लगती है 2% से। दोस्तों आपने यहाँ पे जो इंडेक्स का चार्ट है उसको फॉलो करना है। तो सपोज़ अगर आप बैंक निफ्टी के ईटीएफ में पैसा लगाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर के ईटीएफ में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है। आपने एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डिसाइड कर लेना। सपोज़ कर आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं 1 मंथ में। आपने मंथली डिसाइड कर लिया कि यार मैं 1 लाख रुपीज़ के आसपास इन्वेस्ट कर दूंगा। इकट्ठे नहीं करना, आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसको वीक भर के लिए डिवाइड कर लीजिए। 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 to 5 वीक्स होते हैं। हम 5 वीक्स लेके चलते हैं एवरेजली, तो पर वीक की इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई यहाँ पे, 20,000 रुपीज़। मतलब पर वीक का आप 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे। आपने देखना है कि बैंक निफ्टी के जो वीकली चार्ट्स होते हैं उसमें अगर लेटेस्ट रेड कैंडल बन चुकी है, मतलब जब फ्राइडे का दिन आएगा, जब आपका वीक क्लोज होने वाला होगा, उस पॉइंट पर अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी रेड कैंडल में क्लोज हो रही है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। जैसी रेड कैंडल बनी, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आइदर आप फ्राइडे के क्लोजिंग के आसपास, मतलब फ्राइडे आप मान के चलिए 3 से 3:30 के बीच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जब मार्केट क्लोज होने वाली है। या फिर अगर रेड कैंडल क्लोज हो चुकी है, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, मंडे से जब मार्केट ओपन होएगी, ओपन होते ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज, आइदर फ्राइडे को या मंडे को, बट मेन कंडीशन इज कि वीक की जो क्लोजिंग है पूरे हफ्ते में वो एक रेड कैंडल बननी चाहिए। हम उस कैंडल को क्लोज होने दीजिए, ऑलमोस्ट क्लोजिंग होने दीजिए, तभी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। रेड कैंडल मीन्स बेरिशनेस। हम वीकली चार्ट्स में देखेंगे कि रेड कैंडल बन चुकी है, रेड बनते ही हम अपनी 20,000 की इन्वेस्टमेंट कर देंगे। नेक्स्ट वीक मान के चलिए फिर से एक रेड कैंडल बन गई, 20,000 और लगा दिए। नेक्स्ट वीक एक और बन गई, 20,000 और लगा दिए। मान के चलिए कि किसी वीक रेड कैंडल नहीं बनी, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वो एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो उस वीक आपको कोई पैसा नहीं लगाना है। 20,000 रुपीज़ जो आपने सेव करे हैं, अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा पॉइंट नोट कर लीजिए, जो आपने सेव करे हैं उसको आप अगली इंस्टॉलमेंट में यूज़ करेंगे अलॉन्ग विथ 20,000 रुपीज़ मोर। मतलब मान के चलिए, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एक रेड बनी, आपने यहाँ पे 20 इन्वेस्ट कर दी, यहाँ पे एक रेड बनी, आपने 20 इन्वेस्ट कर दिए, टोटल आपके 40K इन्वेस्ट हो चुके। थर्ड वीक में क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीन बन गई। इस वीक जो आपने 20K इन्वेस्ट करने थे उनको होल्ड कर लीजिए। फोर्थ वीक एक रेड कैंडल बन गई, यहाँ पे एक फोर्थ वीक में रेड कैंडल बन गई, तो इस वीक तो 20K करने ही हैं, प्लस जो पिछली वीक के 20,000 बचे हुए थे वो भी इन्वेस्ट करने हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी डबल हो जाएगी। मान लीजिए 2 हफ्ते ग्रीन रहा, 20K यहाँ बचा लिए, 20K यहाँ बचा लिए। अगली बार जब वो रेड बनेगी, मतलब कि फिफ्थ वीक में, मतलब थर्ड वीक फोर्थ वीक तो आपकी ग्रीन बन गई, अगली बार जब वो फिफ्थ वीक में रेड बनेगी, तो आपने 2 हफ्तों से 40K बचा लिए, प्लस इस वीक के 20K, अप्रॉक्सीमेटली आप 60K यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो पैसा आप सेव कर रहे हैं वो आपको इकट्ठे इन्वेस्ट हो जाएगा, उस टाइम पे यूनिट ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सी टेक्निक है दोस्तों, बट आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे जाएगी। आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे, आपको यहाँ पे मोर देन 18% के रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। 18% CAGR की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इसमें कमा सकते हैं।
अगर मैं आपको चार्ट्स के अंदर एग्जांपल दूं, बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज आपने इंडेक्स का चार्ट फॉलो करना है, ईटीएफ का चार्ट फॉलो नहीं करना। इन्वेस्टमेंट आपकी ईटीएफ के अंदर होगी। यहाँ मैं वीकली चार्ट खोल लेता हूँ। हम ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पे आपकी रेड कैंडल बनी फ्राइडे के सेशन में, फ्राइडे की क्लोजिंग के आसपास या मंडे ओपनिंग के आसपास। मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट वीक 20,000 फिर से इन्वेस्ट करें, नेक्स्ट वीक 20,000 फिर से इन्वेस्ट करें। अगली बार ग्रीन बन गई, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स यहाँ पे 40K इन्वेस्ट हो जाएंगे। 20K जो मैंने पिछले हफ्ते बचाए थे एंड इस वीक के 20K, 40K इन्वेस्ट हो गए। अगली बार फिर रेड बन गई तो मैं यहाँ पर 20K इन्वेस्ट कर दूंगा। आप पहले डिसाइड करिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। 1,00,000 रुपीज़, 2,00,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, जितना आपको सही लगता है आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, उसको डिवाइड कर लीजिए इन वीक्स। वीक्स में डिवाइड करने के बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। आपको बस एक कैंडल ही तो देखनी है, कैंडल का कलर देखना है। आपको कैंडल के साइज से कोई मतलब नहीं है। जहाँ आपको कैंडल का कलर रेड दिख गया, आपने इन्वेस्टमेंट कर देनी है। बट कैंडल को क्लोज होने दीजिए। ऐसा नहीं है कि वेडनेसडे के दिन आपको रेड दिख रही है आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, नहीं। फ्राइडे की क्लोजिंग या मंडे की ओपनिंग के आसपास आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ग्रीन है तो उस टाइम का पैसा होल्ड करके हम आगे ट्रांजेक्शन कर देंगे। रेड बन चुकी है तो पैसे इन्वेस्ट करते जाएंगे। आइदर आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं या वो 2% वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि हर 2.2% के डाउनफॉल पे इन्वेस्ट करते जाइए। दोनों टेक्निक्स में से आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी टेक्निक ईटीएफ के लिए कि आप ईटीएफ के अंदर पैसा कैसे लगा सकते हैं। चीज़ें सिंपल हैं, चीज़ों को सिंपल रखिए, चीज़ों को ट्राई करिए। दोस्तों वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, आपको किसी पोर्शन में लगा कि यार ये चीज़ नहीं समझ आ रही, तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट पे देखिए, आपको समझ आ जाएगा। स्टिल आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट आता है कि यार ये ईटीएफ नहीं समझ आया मेरे को, या ये इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं कि इशू कहाँ पे आया। मैं वो ट्राई करूँगा रिजॉल्व हो जाए। या फिर आप मेरे को मेल करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ कैसे होगी, मेरे को नहीं समझ आ रही। मैं आपको उसमें भी गाइड कर दूंगा। आपके पास ईटीएफ के बहुत ऑप्शन है। आप निफ्टी का ईटीएफ यूज़ कर सकते हैं, बैंक निफ्टी का ईटीएफ देख सकते हैं, गोल्ड का ईटीएफ देख सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिड कैप के भी ईटीएफ है, स्मॉल कैप के ईटीएफ है, जिस जौन सा आपको अच्छा लगता है उस इंडेक्स का ईटीएफ आप उठा सकते हैं। सेंसेक्स का कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होगा कि आप बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में ही डील करें, बिकॉज ये टॉप कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेशली निफ्टी एंड सेंसेक्स। जहाँ सेंसेक्स टॉप 30 है, निफ्टी टॉप 50 है, दोनों की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। तो इनके ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको रिटर्न्स यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब आपको रिटर्न्स मिल गई, आपकी मर्जी ईटीएफ को कंटिन्यू करना कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें निकाल के शेयर्स के अंदर पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल है जो बोलते हैं कि यार मेरे को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है बट नहीं पता कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, रिटर्न्स ही चाहिए ना, तो ईटीएफ में कर लो। अब यहाँ पे कोई डिबेट नहीं है कि शेयर्स अच्छे होते हैं, ईटीएफ अच्छे होते हैं, म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं, सबका पर्सपेक्टिव है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ भी वीडियो में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगा। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी और लगे कि यार इस वीडियो से आपको कुछ तो बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करके मेरे को बताएं मेरे को अच्छा लगेगा कि आपको कुछ समझ आया। एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं एंड मेरे चैनल ट्रेडिंग मनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं आपके कल की एनालिसिस वीडियो में। कल हमारी मार्केट की ओपनिंग है, तो कल दोपहर को हम एनालिसिस वीडियो करेंगे, देखते हैं कैसी होती है हमारी मार्केट। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, पैसा बनाते रहिए। थैंक यू।